हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। कल अपन ने मुद्रा आपूर्ति की अवधारणाएं और मुद्रा के चलन वेग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं शाक मुद्रा का निर्माण किस प्रकार होता है। शाक मुद्रा का प्रचलन बैंकों के द्वारा केवल उनकी प्रारंभिक या मांग जमाओं के आधार पर किया जाता है, क्योंकि इन्हीं जमाओं के आधार पर चेक लिखे जाते हैं। प्रारंभिक जमाएं वो जमाएं होती हैं जो बैंक में कस्टमर जमा कराता है, उन्हें प्रारंभिक या मांग जमाएं कहा जाता है। प्रारंभिक जमाओं के आधार पर ही बैंकिंग संस्थाएं अपने ग्राहकों को ऋण देती हैं, परंतु जब बैंक ऋण देती हैं तो ऐसी राशि नकद न दी जाकर ऋण प्राप्तकर्ता के खाते में जमा कर दी जाती हैं। इससे बैंक की जमाएं बढ़ जाती हैं। इन जमाओं को व्युत्पन्न जमाएं कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। व्युत्पन्न जमाएं क्या होती हैं? सपोज करो कोई कस्टमर हैं, उसने 1000 रुपये बैंक में जमा करवाए, तो और दूसरा कस्टमर बैंक में ऋण देने जाता है, तो बैंक क्या करता है, इन 1000 रुपये में से 200 रुपये या निश्चित अनुपात में राशि अपने पास रखकर अदर को लोन के रूप में दे देता है। लोन के रूप में बैंक राशि नकद ने नहीं देकर कस्टमर के खाते में जमा कर देता है। तो अल्टीमेटली क्या होती हैं, वो राशि एक तो 1000 रुपये जो बैंक में जमा करवाए, वो 1000 रुपये बैंक के पास बोलेंगे और 800 रुपये वो बोलेंगे जो कस्टमर के खाते में डिपॉजिट कर दिए। इससे ऐसे टोटल मुद्रा 1800 हो गई, लेकिन एक्चुअल में है वो 1000 रुपये। तो 800 रुपये क्या है, 800 रुपये को व्युत्पन्न जमा कर सकते हैं कि जो एक जमा कराए उसके परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न हुई वो जमा व्युत्पन्न जमा कहलाती हैं, डिराइव्ड डिपॉजिट्स कहलाती हैं। जब बैंकों के पास प्रारंभिक जमाएं आती हैं तो वे उसका निश्चित अनुपात नगद में रखकर शेष राशि को ऋणों के रूप में उधार दे देते हैं, परंतु इस प्रकार उधार दी गई राशि उन्हीं के पास जमा के रूप में रह जाती है, जिसके आधार पर चेक लिखे जाते हैं जो बैंक मुद्रा का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार बैंक अपनी प्रारंभिक जमाओं के आधार पर शाक मुद्रा का प्रचलन करते हैं। यह इम्पोर्टेंट बात है कि केवल प्रारंभिक जमाएं या मांग जमाओं के आधार पर ही शाक मुद्रा का प्रचलन किया जाता है, और अन्य किसी प्रकार के जमाओं के ऊपर शाक मुद्रा का प्रचलन नहीं कर सकते, उनका निर्माण नहीं कर सकते। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, केवल शाक मुद्रा का निर्माण व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक ही करते हैं। आरबीआई शाक मुद्रा का निर्माण नहीं करता। ओनली आरबीआई शाक मुद्रा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है, उसका निर्माण नहीं करता। निर्माण केवल व्यापारिक बैंक करते हैं। अब आगे बात करें उच्च स्तरीय मुद्रा। पिछले चैप्टर में भी अपने पढ़ा था उच्च स्तरीय मुद्रा के बारे में। आरक्षित कोष बैंकिंग क्रियाओं के कारण नवीन जमा राशि के निर्माण में गुणक प्रक्रिया का आधार होते हैं। आरक्षित कोष से तात्पर्य CRR और SLR से है, नकद कोषानुपात और वैधानिक तरलता अनुपात से, तथा यह आरक्षित कोष गुणक प्रक्रिया के कारण स्वतः ही बढ़ते हैं, अतः इन्हें उच्च स्तरीय मुद्रा कहा जाता है। उच्च स्तरीय मुद्रा को आधार मुद्रा, आरक्षित मुद्रा और इसे M0 के नाम से भी डिनोट करते हैं या जाना जाता है। तो उच्च स्तरीय मुद्रा के 3 अन्य नाम भी हैं। आधार मुद्रा, बेस मुद्रा भी कहा जाता है इसे। आरक्षित मुद्रा कहा जाता है क्योंकि इसके पीछे रिजर्व रखे होते हैं। CRR और SLR एक निश्चित अनुपात में रखा जाता है। M0 के नाम से भी जाना जाता है। 3 इसके अदर नाम हैं। अब आगे बात करते हैं अपन उच्च स्तरीय या आधार या आरक्षित मुद्रा की गणना कैसे की जाती है। इसका फॉर्मूला क्या है आरक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा को कैलकुलेट करने का। तो M0 इससे डिनोट करते हैं आधार मुद्रा को या उच्च स्तरीय मुद्रा को, या H से भी डिनोट कर देते हैं। इसका फॉर्मूला है C+R+OD। ये उच्च स्तरीय मुद्रा का फॉर्मूला है। C यानी करेंसी, जनता के पास जमा धन राशि कितनी है। R का मतलब है बैंकों के नकद कोष कितने हैं, बैंकों ने अपने पास कोष क्या रखा है। कोष से तात्पर्य यहाँ CRR एंड SLR से है। तीसरा है OD, अदर डिपॉजिट्स, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं क्या हैं। अन्य जमाओं में 2 प्रकार की हैं। एक तो RBI में बैंकों की जमाएं, RBI के पास बैंकों की कितनी जमाएं हैं, चाहे वो CRR के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो। और दूसरी RBI की अन्य जमाएं,
इन चार घटकों को, चार घटक कौन सा, करेंसी, रिजर्व और ओडी। ओडी में 2 शामिल हैं, आरबीआई में बैंकों की जमाएं और आरबीआई की खुद की अन्य जमाएं। इन चार घटकों के योग से उच्च स्तरीय मुद्रा की गणना की जाती है। फॉर्मूले में पूछें तो ये आंसर देना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो इन तीनों चारों में से किसी भी एक ऑप्शन को वो गायब कर सकते हैं, छिपा सकते हैं और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उच्च स्तरीय या आधार मुद्रा का क्या उपयोग है? उपयोग की बात करें तो इसका मौद्रिक नीति निर्धारण में सहायक है। आरबीआई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए या संकुचन की स्थिति से उभरने के लिए मौद्रिक नीति का सहारा लेता है। और मौद्रिक नीति को डिसाइड करने में आधार मुद्रा की या उच्च स्तरीय मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मौद्रिक नीति के निर्धारण में कह सकते हैं अपन कि आधार मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। राजकोषीय नीति का आधार, उच्च स्तरीय मुद्रा जो है राजकोषीय नीति का बेस का कार्य करती है। यह मुद्रा हीनार्थ प्रबंधन का आधार होती है या यही है। हीनार्थ प्रबंधन, जब घाटे की अर्थव्यवस्था, जैसे आर्थिक संकट आया हो, कोई मंदी की स्थिति आई, युद्ध आई हो, उस समय जो अतिरिक्त मुद्रा निर्गमित की जाती हैं हीनार्थ प्रबंधन के माध्यम से, तब इसी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय मुद्रा को ही निर्गमित सरकार करती है हीनार्थ प्रबंधन के माध्यम से। तो राजकोषीय नीति का आधार भी उच्च स्तरीय मुद्रा है। मौद्रिक विस्तार की दर का निर्धारण, मुद्रा की उपलब्धता ही नए निवेशकों की जनक होती है। मुद्रा की उपलब्धता, तो जितनी मुद्रा उच्च स्तरीय मुद्रा होगी उन मुद्राओं के आधार पर ही अदर निवेशों में इन्वेस्ट करके मुद्रा पूंजी से पूंजी कमाई जाती हैं। तो कह सकते हैं कि मुद्रा की उपलब्धता ही नए निवेशकों की जनक होती है। इस वजह से मौद्रिक विस्तार की दर का भी निर्धारण किया जाता है। विस्तार में दर बेस के आधार पे होगा, तो ये यहाँ एक आधार का कार्य करती है मौद्रिक विस्तार की दर का निर्धारक भी। और आर्थिक विकास का आधार तो है सही मुद्रा, क्योंकि मुद्रा के बिना कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो ये चार मेन यूज किया जाता है इन कार्यों में। उच्च स्तरीय मुद्रा का मौद्रिक नीति का निर्धारण, राजकोषीय नीति का आधार, मौद्रिक विस्तार की दर का निर्धारण, आर्थिक विकास का आधार। यहाँ से एक लघुत्रात्मक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं उच्च स्तरीय मुद्रा में परिवर्तन के स्रोत कौन कौन से हैं। किन किन परिवर्तन के स्रोतों के कारण उच्च स्तरीय मुद्रा में परिवर्तन हो सकता है। पहला है बैंकों के द्वारा दी जाने वाली व्यवसायिक साख। बैंक जो साख देते हैं, जैसे बैंक आरबीआई से ऋण लेंगे और उस ऋण को साख के रूप में ग्राहकों में वितरित करते हैं, तो उस ऋण में दी जाने वाली साख में या बैंकों से जो लोन लेके साख उधार देते हैं उसमें परिवर्तन होगा, तो उच्च स्तरीय मुद्रा में ऑटोमेटिकली परिवर्तन होगा। बैंकों के विशुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार, बैंकों के पास कितने विदेशी मुद्रा भंडार हैं, अगर इसमें परिवर्तन किया जाता है तो ऑटोमेटिकली उच्च स्तरीय मुद्रा में भी परिवर्तन होगा। सरकार द्वारा जनता के प्रति देयताएं, सरकार की जनता के प्रति क्या क्या लायबिलिटीज हैं, इनको पूरी करने में उच्च स्तरीय मुद्रा में परिवर्तन हो सकते हैं। सरकार का हीनार्थ प्रबंध, जैसे कि पहले अपन ने पढ़ा कि हीनार्थ प्रबंधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। घाटे की अर्थव्यवस्था से उभरने के लिए अतिरिक्त मुद्रा का सरकार निर्गमित करती है, तो वो इसी मुद्रा का निर्गमन करती है। सरकार जो है आधार मुद्रा का ही निर्गमन करती है। और बैंकों की अवधि जमाएं, बैंकों की अवधि जमाओं का भी उच्च स्तरीय मुद्रा में परिवर्तन हो सकता है इस घटक के आधार पर भी। तो ये 4-5 घटक हैं जिनमें परिवर्तन होने के कारण उच्च स्तरीय मुद्रा में परिवर्तन हो सकता है। ये अपना 3rd चैप्टर यहाँ कंप्लीट है। धन्यवाद।